So here today in this video we are discussing about the last topic of animal husbandry, that is apiculture or beekeeping. Okay, so first similarly the definitions, why we do beekeeping, okay, and what are the advantages of doing beekeeping. These things have been given. Okay, so beekeeping, it is an age old cottage industry. ठीक है, एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है बहुत पुराने जमाने से हमारा ये बी कल्टीवेशन या बी कीपिंग का जो प्रैक्टिसेस है ये बहुत पुराने टाइम से हमारा चलते हुए आ रहा है। बिकॉज पहले जब इतना मेडिसिन्स नहीं था, पहले जब इतना न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं था, तब लोग हनी से ही अपना एंटीसेप्टिक इलाज करते थे, हनी से ही अपना न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते थे। ठीक है ना, आज हम लोग शुगर केन है, शुगर केन को प्रोसेस करके हम लोग उससे शुगर बना सकते हैं। पहले जब ये सब आइडिया नहीं था तो लोग हनी से ही अपना जो शुगर ओरिएंटेड डिशेस जो बनता था, ठीक है ना, हमारा पुराने लोग जो बनाते थे वो ऐसे करके ही बनाते थे, हनी के मदद से बनाते थे। Thus honey has a very primitive roots along with the evolution of human, hence it has been considered to be an age old cottage industry. Okay, it is the, what is apiculture? Apiculture is the maintenance of hives of honeybees for the production of honey. Honey is a food of high nutritive value and bee wax. हम लोग एपिकल्चर सिर्फ हनी के लिए नहीं करेंगे, हम लोग एक और प्रोडक्ट के लिए करेंगे हनी के साथ साथ, एंड दैट प्रोडक्ट इज बी वैक्स. ओके, बी वैक्स इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स. ठीक है ना, क्रीम, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद शू पॉलिश, एक क्रीमी टेक्सचर का जो भी चीज है, ठीक है ना, शू पॉलिश में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक में हो, कोई भी क्रीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो बी वैक्स से उसका प्रिपरेशन होता है. ठीक है, एक तो ये बेनिफिट है बी कीपिंग का. दूसरा बेनिफिट क्या है? बीज आर दी पोलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीशीज सच एज सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल. एप्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसका पोलिनेशन बी करता है. पियर, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है जिसका पोलिनेशन बी करेगा. ठीक है, कीपिंग बी हाइव्स इन द क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीजेस, स्प्रिंग के टाइम में इंक्रीजेस पोलिनेशन इफिकेसी, क्योंकि बी क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन कलेक्ट करने जाएगा. तो पोलन ग्रेन जब कलेक्ट करने जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन से ही हनी बनता है, ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन का कलेक्शन के लिए बी जब जाएगा तो फ्लावरिंग सीजन जब आएगा इन प्लांट्स का, तब उन फ्लावर से वो पोलन ग्रेन कलेक्ट करने जाएगा, तो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करेगा, दैट इज पोलिनेशन. ओके, एंड इम्प्रूव्स द यील्ड बेनिफिशियल फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड. क्योंकि ये एनिमल जब जाके कहीं से पोलन ग्रेन कलेक्ट करेगा तो वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर भी करेगा, उससे हमारा जो प्लांट्स है वो प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, दे विल गिव अस गुड क्रॉप. तो गुड क्रॉप यील्ड बढ़ेगा, एंड वो लोग जो पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके ला रहा है उसके वजह से हनी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन को डाइजेस्ट करके ही हनी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कैसे हनी का फॉर्मेशन होता है, कहां से होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशनल पॉइंट दिया है. डायमीटर ऑफ नॉर्मल बी हाइव इज अबाउट 30 to 90 सेंटीमीटर. इन इट द नंबर ऑफ बीज इज अबाउट 50 to 60,000. ठीक है, एक हाइव में 50 to 60,000 हनी बीज रह सकता है. तो ये जो ऊपर में जो लिखा है, दिस इज समथिंग जो बोर्ड में काफी ज्यादा आता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर मुझे बी कीपिंग शुरू करना है तो क्या मैं ऐसे ही शुरू कर सकता हूँ, लाइक आई वांट टू स्टार्ट इट टुडे, कैन आई स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ इन माय होम इन. ठीक है, तो ऐसे नहीं है. देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन प्रोसीड्यूर्स व्हिच यू नीड टू फॉलो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस रिगार्डिंग बी कीपिंग. ओके, सो व्हाट आर दोस पॉइंट्स? Knowledge of the nature and habits of the bees. You will have to understand which bees you can rear, which are the bees that you can take for beekeeping. Okay, you will have to know their nature, if they are mild or not. You will have to have knowledge about different types of bees, that how much honey they produce, if rearing this particular bee will give me fruitful result or not. ये सब knowledge का होना बहुत जरूरी है. बी कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है कि मैं उससे जब हनी कलेक्ट करने जाऊंगा वो मुझे काट कुट के मार देगा. ठीक है ना, तो उस तरीके का नेचर समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट बी कीपिंग. सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स. नाउ यू नीड टू कीप अ बी हाइव्स इन सच अ प्लेस वेयर द प्लेस इज नॉट दैट वार्म,
नॉट दैट कोल्ड। जनरली बीज प्रीफर टू कीप देयर हाइव ठंडा, ठीक है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ठंडा रखने का हमेशा बी हाइव को रखने का कोशिश बीज करते हैं। तो वो एक एडिक्वेट जो टेम्परेचर है उसको तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहीं ऐसा भी जगह पे नहीं रखना पड़ेगा जहां पे टेम्परेचर इज टू लो, एंड ऐसा जगह पे भी नहीं रख सकते वेयर द टेम्परेचर इज टू हाई। ओके, यू विल हैव टू नो वेयर यू नीड टू कीप दैट पर्टिकुलर हाइव। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। ओके, स्वार्म्स इज अ ग्रुप ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को हम लोग स्वार्म्स बोलते हैं। कुछ दिन पहले लोकास्ट का अटैक हुआ था तो हम लोगों ने स्वार्म्स ऑफ लोकास्ट बोला, तो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आर जनरली कॉल्ड एज स्वार्म्स। तो ग्रुप ऑफ बीज को कैसे लाया जाए? अगर हम लोग एक क्वीन को पकड़ के ले आए, ठीक है ना, तो उस क्वीन के पीछे पीछे ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ ड्रोन, ये सब आ जाएगा। हमको पता है बीज जो है, बीज में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, सोशल डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। देयर आर ड्रोन्स, देयर आर क्वीन एंड देयर आर वर्कर बीज, इज नॉट इट। तो हम लोग अगर सिर्फ एक क्वीन को पकड़ के लाए तो वर्कर बी एंड ड्रोन जो है वो क्वीन के साथ अपने आप आ जाएगा। तो ये सब नॉलेज का होना कि किसको पकड़ना है, किसको पकड़ने से पूरा एक झुंड उसके साथ आ जाएगा, ये सब का नॉलेज होना जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, है ना, कभी तुमको विंटर में, जैसे कि ये इस पॉइंट से रिलेटेड है जो टेम्परेचर रेगुलेशन में बोल रहा हूँ। समर में यू कैनॉट कीप योर बी हाइव ओपन आउटसाइड, ओके, दिस इज गोइंग टू गिव इरिटेशन टू द बीज, दे विल शिफ्ट देयर हाइव टू समवेयर एल्स। During the summer season you will have to bring them indoors. During the winter season you will have to keep them outside. During spring you will have to keep them in the middle of the field. तो ये सब मैनेजमेंट डिफरेंट सीजन में कैसे करना है उसका नॉलेज। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल हाइव, बाद में मैं आर्टिफिशियल हाइव ड्रॉ करूंगा, जो आर्टिफिशियल हाइव तुम बना के उसमें जो तुम बी कल्टीवेशन करना शुरू करोगे, उस आर्टिफिशियल हाइव से तुम टाइम टू टाइम उस आर्टिफिशियल हाइव से तुम हनी का कलेक्शन करोगे। तो जब तुम हनी का कलेक्शन करोगे तो उसके अंदर बीज है, तुम क्या डायरेक्टली हनी कलेक्ट कर सकते हो उससे? नहीं, देयर आर सम फ्यूम्स, वो फ्यूम्स तुमको छोड़ना पड़ेगा उस बी हाइव के आसपास। वो फ्यूम बीज को बहुत इरिटेट करता है, बीज वहां से थोड़ा टाइम के लिए चला जाएगा, तब तुम वहां से हनी का कलेक्शन कर सकते हो, करके फिर से जैसा था ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन करके तुमको रख देना है। तो ये जो मैनेजमेंट है कि बीज को कैसे वहां से रिपेल करना है थोड़ा टाइम के लिए, जिससे तुम क्या कर सकते हो, उससे हनी को कलेक्ट कर सकते हो, ये सब आइडिया का होना एंड प्रॉपर वे में इन चीजों को करना, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बी कीपिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है 1 मार्क 2 मार्क के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो सेबा हो, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। नीचे थोड़ा जगह रह गया था तो यहाँ पे जगह को वेस्ट नहीं करना है, तो थोड़ा मैंने हनी के बारे में यहाँ पे तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया दैट हनी इज अ एरोमेटिक विसिड। एरोमेटिक विसिड, एरोमेटिक तो समझ में आता है, अच्छा स्मेल निकालता है। विसिड माने हाईली विस्कस, हाईली गाढ़ा, ठीक है। स्वीट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, क्या चीज से ये बना हुआ है? वाटर, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। देखो सारा स्वीट कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड इज अ नॉन स्वीट यू कैन से कार्बोहाइड्रेट ना। पॉलीसेक्राइड का टेस्ट जो है वो मीठा मीठा नहीं होता है, लेकिन जो डाइसेक्राइड होता है, जो मोनोसेक्राइड होता है, उनका टेस्ट तो मीठा होता है, ठीक है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड, है ना। तो ये सब जो है ये सब मीठा होगा टेस्ट। एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स भी कुछ प्रेजेंट होगा, एश, vitamins B1, B6, C and D. These are the constituents of honey. These are the things which makes the honey, which are present in the honey. ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन तो इन्फॉर्मेशनल है, समझ में आया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड, ये जो मैंने लिखा है, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। नाउ देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ बीज, ठीक है, जिनसे हम लोग एपीकल्चर कर तो सकते हैं, लेकिन उन चारों टाइप क्या क्या है, किसको हम लोग रियरिंग करने से हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल डिस्टिंक्शन में जाएंगे, जो अभी मैंने बोला देयर कॉलोनी इज डिवाइडेड इनटू क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। क्या क्या क्वीन क्या क्या है, क्वीन में क्या कैरेक्टर है, ड्रोन में क्या कैरेक्टर है, ये सब भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका नोट बना लो। सो इम्पोर्टेंट स्पीशीज ऑफ हनी बीज में हम लोग को 4 स्पीशीज के बारे में पढ़ना है। 4 स्पीशीज में से 2 स्पीशीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। एक है एपिस डोर्साटा, जिसको हम लोग रॉक बी भी बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सरांग बी। इट इज द लार्जेस्ट साइज। चारों स्पीशीज जो अभी हम लोग पढ़ने वाले उनमें से सबसे बड़ा साइज इसका है, और सबसे ज्यादा हनी का प्रोडक्शन ये करता है। बट प्रॉब्लम ये है
तो ये जो स्पीशीज ये हाईली एग्रेसिव है एंड माइग्रेटोरी है, ठीक है। सीजनली ये अपना हाइव चेंज करता है, एक हाइव में वो लोग नहीं रहता है, ठीक है ना। एंड दे आर हाईली एग्रेसिव, ठीक है, जिसके वजह से इनको विच इज नॉट सुइटेबल फॉर रेयरिंग, इसके वजह से इनको नहीं पाल सकते। इस बी के बारे में एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड का एक एपिसोड में भी दिखाया था। इस जो बियर ग्रिल्स है वो जाके रॉक है ना, ये लोग जनरली अपना हाइव जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड के रॉक्स में, ठीक है ना, माउंटेन्स में ये लोग अपना हाइव बनाता है। तो वहां पे बियर ग्रिल जाके एक हाइव से वो हनी चुरा के खाने का कोशिश कर रहा था, तब एक बी ने उसको सर पे स्टिंग किया था और उसका पूरा सर फूल गया था। ही लुक लाइक एन एलियन, है ना। एक ऐसा स्पीशीज एक शो में एक दिखाया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक है और दूसरा जो है उसको हम लोग बुलाते हैं एपिस इंडिका, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन मोनाबी, ठीक है, लोकल नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन मोनाबी। यही वो स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा इंडिया में या एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रियर किया जाने वाला स्पीशीज यही है, क्योंकि इसको तो कर नहीं सकते, ये यील्ड हनी ज्यादा देता है, लेकिन इट इज वेरी रिस्की। इसका हाइव से हम लोग हनी निकालने जाएंगे, ये काट लेगा तो खत्म, और इसका स्टिंग इज वेरी पावरफुल, बहुत पॉइजन ये इसका स्टिंग में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इट लिव्स अक्रॉस द होल कंट्री ऑफ इंडिया एंड इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, देन सारंगी, इससे छोटा साइज का है, लेकिन ये माइल्ड नेचर का, इट इज माइल्ड इन नेचर, सो दैट इट इज इजीली मैनेजेबल ड्यूरिंग रेयरिंग, ठीक है। इट यील्ड्स अबाउट 3 to 4 kg ऑफ हनी पर हाइव। तो हनी भी ये मोटा मोटी ठीक ठाक ही प्रोड्यूस करता है, उससे कम करता है लेकिन ठीक ठाक प्रोड्यूस कर देता है। माइल्ड नेचर का है, माइग्रेटरी नेचर इसमें नहीं है। एक हाइव में अगर हम लोग इसको रखेंगे, आर्टिफिशियल हाइव बना के अगर हम लोग इसको पालेंगे तो वहां पे ही वो रहेगा, ठीक है ना। तो हर तरीके से ये हमारा सुइटेबल है फॉर एपीकल्चर। तो इंडिया में अगर कोई एपीकल्चर प्रोफेशनली कर रहा है तो वो एपीकल्चर करने के लिए वो इस स्पीशीज का ही यूज करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 स्पीशीज। सो दिस इज योर नेक्स्ट 2 स्पीशीज, एपिस फ्लोरिया, which is also called as भिरिंगा बी, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड ऑफ टिमिड नेचर। टिमिड नेचर माने भय पादुरा, ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा सा भी थ्रेट फील हुआ तो ये तुम्हारा आर्टिफिशियल हाइव में हनी बनाना छोड़ के कोई पेड़ का कोना में जाके वहां पे हनी बनाएगा, बिकॉज ये बहुत ही डरपोक किस्म का स्पीशीज है, ठीक है। इट यील्ड्स अबाउट 250 ग्राम ऑफ हनी एवरी हाइव, विच इज नॉट डिजायरेबल। जो मेहनत हम लोग इसके ऊपर करेंगे, इसको रियरिंग करने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, उसके रिटर्न में अगर ये पर हाइव मुझे 250 ग्राम ऑफ हनी दे, विच इज नॉट डिजायरेबल, हेंस इट इज नॉट सुइटेबल फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोपियन बी, ओके। इट इज ऑफ माइल्ड नेचर एंड इट यील्ड्स मोर हनी देन मोनाबी, ठीक है। लेकिन ये यूरोपियन वेराइटी है, ये यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन एनवायरनमेंट में ये थ्राइव करता है, अच्छे से रह पाता है, ठीक है। इन इंडियन क्लाइमेट, इन एशियन क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट में इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इंडिया में लाके हम लोग इसका रेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं हो पाता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट यूजफुल बी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्योंकि देखो रॉक बी इज वेरी एग्रेसिव, लेकिन सबसे ज्यादा हनी वो बना रहा है। उससे नेक्स्ट लेवल का हनी अगर कोई बना के देता है, वो देता है एपिस मेलिफेरा। तो हनी का यील्डिंग भी ज्यादा है, प्लस माइल्ड नेचर का है। सिमिलर हमारा जो मोनाबी है, मोनाबी का भी हनी प्रोडक्शन है, माइल्ड नेचर है, लेकिन इससे मोनाबी कम हनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो उस पैरामीटर में ये हमारा क्या हुआ, ज्यादा डिजायर्ड स्पीशीज बना के नहीं। The Italian variety of this species is considered to be the most important variety. ये इसलिए because Italian variety per hive around 6 per hive it produces around 6 kg of honey per hive production करता है। एंड इटालियन वेराइटी का लाइफ का लॉन्जिटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हनी यील्ड करता है। रिगोरस वर्किंग है, ठीक है। एक दिन में कम से कम 10 से 12,000 ट्रिप ये लगा सकता है, इतना हाई वर्किंग स्पीशीज है ये। सो इटालियन वेराइटी ऑफ एपिस मेलिफेरा इज अ हाई वर्किंग स्पीशीज, हेंस मोर हनी यील्ड, हैज लॉन्जिटिविटी इन लाइफ, हेंस मोर हनी यील्ड, ठीक है। जिसका लाइफ ज्यादा होगा वो ज्यादा हनी प्रोडक्शन कर सकता है। ऊपर से हनी भी ये पर हाइव हमारे इंडियन बी से 2 kg से 3 kg ज्यादा प्रोड्यूस करके देता है पर हाइव, इसलिए बहुत डिजायरेबल स्पीशीज इसको माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इनटू दैट सोशल डिस्टिंक्शन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बीज का, उस पे चलेंगे। क्वीन ड्रोन वर्कर क्या है क्या नहीं है वो समझेंगे, ठीक है।
बिफोर वी गो इनटू द सोशल डिस्टिंक्शन और एक एक का अगर हम लोग कैरेक्टर डिस्कस करें, उससे पहले एक फर्टिलाइजेशन का छोटा सा फिनोमिना है, उसको मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वीन, ड्रोन, वर्कर, दीज आर द 3 क्लासेस। ठीक है, या 3 सोशल डिस्टिंक्शन या 3 मॉर्फोलॉजी शोन बाय डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हनी बी। ठीक है ना, तो क्वीन 32 क्रोमोसोम, ड्रोन 16 क्रोमोसोम, वर्कर 32 क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्वीन है एक फर्टाइल फीमेल, ड्रोन है एक फर्टाइल मेल, वर्कर है स्टेराइल फीमेल। ठीक है, तो वर्कर जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसको समझते हैं। क्वीन जो है वो पहले मियोसिस करेगी, फिर माइटोसिस करेगी। उससे मियोसिस करेगी तो मियोसिस में क्या होगा, जो गेमेट फॉर्म होगा वो हैप्लॉइड गेमेट फॉर्म होगा, मियोसिस हाफ। फिर माइटोसिस करेगा तो हैप्लॉइड गेमेट का बहुत सारा नंबर्स बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वीन जो है वो हैप्लॉइड गेमेट का प्रोडक्शन करती है नियर अबाउट 100x। ये ऐसे एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ड्रोन जो है वो क्या करेगा, वो तो मियोसिस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम है, तो वो माइटोसिस करता है, करके वो हैप्लॉइड गेमेट बनाता है। मान लेते हैं 100 स्पर्म, मान लेते हैं, सब कंसीडरेशन है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि रिप्रोडक्टिव नेचर क्या है इनमें। फिर ये ड्रोन और ये क्वीन हाइव से निकलता है, निकल के दे गो फॉर अ फ्लाइट। ठीक है, एंड दे गो फॉर अ फ्लाइट, ठीक है, आउटसाइड द हाइव, एंड इन दैट फ्लाइट, ठीक है ना, ड्रोन जो है वो क्वीन के साथ कोइटस करता है, सेक्स करता है। ठीक है, एंड जो मेल है वो मेल अपना जो फॉल्स सीडोपेनिस है, सीडोपेनिस फीमेल के ओविपोजिटर में डाल देता है और डाल के वो ट्रांसफर करता है अपना स्पर्म पैकेट्स। ठीक है, जो स्पर्म पैकेट्स होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं स्पर्माटोफोर, स्पर्म कैप्सूल, वो स्पर्म कैप्सूल को ट्रांसफर करता है फीमेल के अंदर। ठीक है, वो जो उड़ उड़ के कोइटस जो हो रहा है, फ्लाइट में जो एक कोइटस हो रहा है उसको हम लोग नप्शियल फ्लाइट बुलाते हैं। ठीक है, तो वो नप्शियल फ्लाइट होने में जो स्पर्म मेल ने डिलीवर किया, बिकॉज वो एक फ्लाइट प्रोसेस में कोइटस हो रहा है, तो बहुत सारा स्पर्म तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, नीचे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सब अंदर नहीं जा पाएगा। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस हम लोग क्या देखते हैं, नियर अबाउट 60 आउट ऑफ 100 is 60 फर्टिलाइज्ड एग्स होता है एंड 40 अनफर्टिलाइज्ड एग्स रहता है। 40 एग्स में, ठीक है, जो स्पर्म है वो जाके पहुंच ही नहीं पाया, सिर्फ 60 को जाके फर्टिलाइज कर पाया। तो 60 आउट ऑफ दिस 100 एग्स, ये जो स्पर्म अंदर घुसा सिर्फ 60 को फर्टिलाइज कर पाया, 40 को नहीं कर पाया। जो 40 को नहीं कर पाया वो पार्थेनोजेनेसिस करेगा। इस तरीके के पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग आर्हेनोटोकी बुलाते हैं, जिसमें सारा का सारा अनफर्टिलाइज्ड एग्स विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, मेल। ठीक है, तो जहां पे सारा का सारा अनफर्टिलाइज्ड एग्स मेल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग आर्हेनोटोकी बुलाते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ाया है। जो 60 फर्टिलाइज्ड एग्स है, वो 60 फर्टिलाइज्ड एग्स क्या करेगा, उनमें से 5 ऑफ देम, जो सबसे हेल्दी 5 होगा, उन हेल्दी 5 को क्वीन सिलेक्ट करेगी और उन हेल्दी 5 को खाने को मिलेगा रॉयल जेली। अब रॉयल जेली क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। हनी अलग चीज होता है और रॉयल जेली या रॉयल हनी एक अलग चीज होता है। रॉयल जेली, रॉयल हनी खाने को मिलेगा आउट ऑफ दिस 60 5 को। ठीक है, वो जो 5 को मिलेगा वो 5 विल टर्न इनटू ग्रीन इन कलर एंड आर कंसीडर्ड एज डेवलपिंग क्वीन। आगे जाके ये 5 एक एक इंडिविजुअल क्वीन बनेगा, क्योंकि इस क्वीन का भी तो एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है। कुछ टाइम बाद इस क्वीन का भी रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाएगा, तब इस हाइव के लिए एक नया क्वीन चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हाइव को तो बढ़ाते रहना पड़ेगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाना पड़ेगा। तो वी विल ऑल्सो हैव टू लुक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वींस। तो ये है डेवलपिंग क्वीन। ये जो डेवलपिंग क्वीन है, जब इनको रॉयल जेली खाने को मिलता है, ये डेवलपिंग क्वीन अपने बॉडी से कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स का रिलीज करता है, रिलीजेस एंटी क्वीन सब्सटेंसेस। ये एंटी क्वीन सब्सटेंसेस जाके इन 60 में से जो 55 एग्स जिनको रॉयल जेली खाने को नहीं मिला, जो नॉर्मल हनी खा रहा है, उनको जैसे ही ये एंटी क्वीन सब्सटेंस जाके टच करेगा, वो जो फीमेल है वो सारा का सारा फीमेल क्या बन जाएगा, स्टेराइल बन जाएगा। उन फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये एंटी क्वीन सब्सटेंस होने नहीं देगा। तो जो फर्टिलाइज एग्स, ठीक है ना, जिसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना, ड्यू टू दिस दे विल टर्न स्टेराइल एंड दो स्टेराइल फीमेल्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट, वर्कर बीज। ठीक है, सो आई होप ये रिप्रोडक्टिव एनालिसिस सबको समझ में आया है। अभी हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मूव करेंगे कि क्वीन क्या है, ड्रोन क्या है, वर्कर क्या है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दे दिया है, इसका नोट्स बना लेना। सो यहाँ पे क्वीन के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो क्वीन जो है इट इज अबाउट 15 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इट इज बॉडी इज 3 times लार्जर एंड हेवियर देन वर्कर बी। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। लेग्स एंड विंग्स आर शॉर्ट, बिकॉज इसको देखो, क्वीन जो है उसको लेग्स एंड विंग्स का इतना जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसको ज्यादा लोकोमोशन नहीं करना है। लेग्स एंड विंग्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन कौन करेगा? जो काम करेगा। लोकोमोशन कौन करेगा? जो हनी बनाएगा, जिसके लिए उसको नेक्टर कलेक्ट करना है। पोलन ग्रेन चाहिए रॉयल जेली बनाने के लिए, हनी पोलन ग्रेन दोनों चाहिए। रॉयल जेली जो है, रॉयल जेली को बनाने के लिए हनी पोलन ग्रेन दोनों चाहिए, और सिर्फ हनी बनाने के लिए नेक्टर चाहिए। तो नेक्टर कलेक्शन के लिए, पोलन ग्रेन कलेक्शन के लिए किसको काम करने के लिए जाना पड़ेगा? वर्कर को। तो वर्कर का लेग्स एंड विंग्स विल बी वेल डेवलप्ड। क्वीन को तो इतना नहीं चाहिए, क्वीन को विंग्स चाहिए ओनली फॉर दैट नप्शियल फ्लाइट। इसके अलावा तो क्वीन को और किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। हेंस लेग्स एंड विंग्स क्वीन का शॉर्ट है, बट क्रॉप इज लॉन्ग। क्रॉप लॉन्ग क्यों है? क्योंकि क्वीन जो है वो क्वीन के अंदर में बहुत ज्यादा फर्टिलाइज्ड एग्स है। उन एग्स को जगह देने के लिए क्रॉप को बड़ा होना पड़ेगा, एब्डोमेन को बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इट्स सोल फंक्शन इज रिप्रोडक्शन। क्वीन का और कोई काम नहीं है। क्वीन का हाइव में एक ही काम है, रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन को लाना, फर्टिलाइज एग्स या एग्स ले करना। ठीक है, यही काम है, कोइटस करना, एग्स ले करना, रिप्रोडक्शन करना, जनरेशन को आगे बढ़ाना। इट कैन ले अप टू 2000 एग्स एवरी डे आफ्टर कोइटस। कोइटस होने के बाद 2000 एग्स एवरी डे ले कर सकता है क्वीन। 15 लाख एग्स इन इट्स लाइफ टाइम। उसके लाइफ टाइम में 15 लाख एग्स तक एक क्वीन डिलीवर करता है। ठीक है। नाउ जो क्वीन फर्टिलाइजेशन के बाद 2000 एग्स एवरी डे जो ले करती है, ठीक है ना, वो हाइव के अंदर देयर आर सम ब्रूड चेंबर। ब्रूड चेंबर करके हम लोग बोलते हैं, हाइव के अंदर कुछ ब्रूड चेंबर होता है। उस ब्रूड चेंबर में ये फीमेल अपना एग्स को वहां पे डाल देती है। ठीक है ना, उस ब्रूड चेंबर में डाल देती है। ये माना जाता है कि एक ब्रूड चेंबर में एक एग डाला जाता है, लाइक दैट। ओके, सो देयर आर सेवरल ब्रूड चेंबर, हर एक चेंबर में एक एक एग डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एग्स है बीइंग इन दैट चेंबर, ठीक है, हाइव के अंदर का एक चेंबर है, उस चेंबर में रह के ये एग 3 डेज में हैच हो जाएगा, which results in the emergence of a white larva। और उस एग के अंदर से एक व्हाइट लार्वा निकल के आएगा, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? ग्राफ। उस व्हाइट लार्वा को हम लोग ग्राफ बुला रहे हैं। इस ग्राफ का ख्याल, इस ग्राफ को क्या खिलाना है, ये केयर करेगा कौन? हाइव का वर्कर्स, फेड बाय द वर्कर्स। वर्कर्स उसको खाना खिलाएगा। सपोज आज ये जो ग्राफ है लार्वा, ये लार्वा को बोले क्वीन बनाना है, तो ये लार्वा को अगर क्वीन बनाना है तो इस लार्वा को क्या खिलाना पड़ेगा? रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली खाएगा तो ये ग्राफ 15 to 16 डेज लेगा और लेके एक एडल्ट क्वीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक हाइव में एक ही क्वीन रह सकता है, ये हमेशा याद रखना। एक हाइव में एक ही क्वीन होता है, नॉट मोर देन 1 क्वीन। तो अगर एक से ज्यादा क्वीन एक हाइव में डेवलप हो जाता है तो वो क्वीन अपने साथ कुछ वर्कर, कुछ ड्रोन को लेके वो वहां से निकल जाएगा, निकल के कहीं और जाके वो अपना हाइव बनाएगा। एक हाइव में एक ही क्वीन होता है। ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा क्वीन डेवलप हो जाता है एक हाइव में, सो दैट पर्टिकुलर क्वीन विल कैरी some workers or it will direct the workers to go and make a hive, then the queen will shift into that particular hive with some worker and drones like that। okay? अच्छा, अगर इस ग्राफ को एडल्ट वर्कर भी बनाना है, ठीक है, तो इसको सिर्फ नॉर्मल हनी खिलाया जाएगा, वर्कर ही सिर्फ नॉर्मल हनी खिलाएगा, एंड 4 to 5 डेज चाहिए होता है, तब तक ये एडल्ट वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस ग्राफ को एडल्ट ड्रोन बनाना है, ठीक है ना, या जो ग्राफ जो हैप्लॉइड है उसको तो एडल्ट ड्रोन ही वो बनेगा, तो उसको वर्कर भी क्या करता है? हनी खिलाता है। 24 डेज चाहिए होगा, 24 डेज में ड्रोन जो है वो बन जाएगा, एक एडल्ट ड्रोन बन के वो क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। एक बार अगर ड्रोन ने क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया, उसके बाद ड्रोन को वापस हाइव में आने नहीं दिया जाता है। ड्रोन के पास ये एबिलिटी भी नहीं है कि वो खुद से अपना हनी बनाए। तो जितना दिन ड्रोन हाइव में है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वर्कर भी, कि वो वर्कर भी उसको खाना दे, तब वो खाना खाएगा। ठीक है, खाना खा के वो डेवलप होगा, एडल्ट बनेगा, क्वीन के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, करके उसको हाइव में वापस आने नहीं दिया जाता। अगर वो वापस हाइव में आया तो जो वर्कर बीज है वो इसको मार देता है। तो ये जो एडल्ट ड्रोन है वो फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये ऐसे भी मर जाएगा स्टारवेशन से, क्योंकि अगर वो हाइव में घूम के वापस नहीं आ पाया, ठीक है, तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा, दूसरा हाइव उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये स्टारवेशन से ये जो ड्रोन है ये ड्रोन मर जाता है ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है। अच्छा, तो ये है क्वीन का जो भी लेक्चर देना था। ठीक है, इसका नोट बना लो। नाउ वी आर मूविंग टू वर्कर और ड्रोन। सो यहाँ अभी हम लोगों ने ड्रोन एंड वर्कर के बारे में डिस्कशन किया है, बट बिफोर दिस जो क्वीन का डिस्कशन खत्म हुआ इससे पहले, उसके नीचे ये वाला पॉइंट लिख के रखना कि लाइफ स्पान ऑफ क्वीन इज 2 to 5 years। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो क्वीन का डिस्कशन इससे पहले किया था उसके नीचे ये वाला लाइन लिख के रखना है। ठीक है, उसके बाद नाउ दिस इज ड्रोन। अबाउट 100 मेल आर प्रेजेंट इन वन हाइव। ठीक है, दे आर अप्रॉक्स 17 to 15 millimeter लॉन्ग। दे आर स्मॉलर देन क्वीन इन साइज बट बिगर देन वर्कर्स। ठीक है ना,
सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड, स्टिंग आर एब्सेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के मदद से हनी बनता है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड के मदद से बी वैक्स बनता है, स्टिंग के मदद से खुद का डिफेंस होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ एब्सेंट है इसमें, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ काम है ये क्वीन को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, लाइक क्वीन दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वर्कर बीज फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, खुद का हनी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। ठीक है ना, तो वर्कर बीज के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। देयर सोल ड्यूटी इज टू फर्टिलाइज द क्वीन। क्वीन का भी सेम काम है टू गेट फर्टिलाइज, इसका भी सेम काम है टू फर्टिलाइज द क्वीन। ठीक है, लाइफ स्पान इसका 57 डेज का। ठीक है, ओके। वर्कर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला पोर्शन वर्कर बीज। ठीक है, अच्छा, देयर नंबर इज मैक्सिमम इन द हाइव। ठीक है, स्मॉलेस्ट बीज इन साइज, सबसे छोटा साइज इसका होता है। एज आई टोल्ड यू, ड्रोन का साइज इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, they are smallest in size। अच्छा, their wings and mouth parts are very strong। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम करता है, इसलिए विंग्स एंड माउथ पार्ट्स वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। माउथ पार्ट से वो नेक्टर कलेक्ट करता है, विंग से वो बहुत दूर दूर तक फ्लाई करके जाता है, जाके नेक्टर एंड पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके लाता है। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस जो पोर्शन का वो सबसे ज्यादा काम करेगा, वो पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड रहेगा। ठीक है, जिस पोर्शन के मदद से वो काम कर रहा है वो पोर्शन सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा। देयर माउथ पार्ट्स एंड लेग्स आर मॉडिफाइड। माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड इन सच ए वे कि माउथ पार्ट्स के मदद से दे कैन सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड इनटू अ लॉन्ग प्रोबोसिस। ठीक है, एक लॉन्ग साइफोन प्रोबोसिस जो भी बोलो उस तरीके का बन जाता है, जिससे वो फ्लावर का नेक्टर सक करके खा सकता है। एंड जो लेग्स है, पोस्टेरियर लेग्स, वो मॉडिफाई हुआ है टू कलेक्ट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, माउथ मॉडिफाई हुआ है टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हाइंड लिम्स, पोस्टेरियर लेग्स मॉडिफाई हुआ है टू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया है, पोलन बास्केट इज प्रेजेंट ऑन द हाइंड लेग फॉर पोलन कलेक्शन। ठीक है, दिस इज द मॉडिफिकेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। हाइंड लेग में जो सबसे पीछे का लेग होगा, उस हाइंड लेग में कुछ कुछ बास्केट है, उस बास्केट में वो पोलन ग्रेन्स को भर्ती करके लाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का क्या जरूरत है वो भी मैं समझाऊंगा आगे, और ये नेक्टर का क्या जरूरत है वो भी समझ में आएगा, अभी डिस्कस करेंगे। पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड, वर्कर बी जो है उसके पास पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ 2nd to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट। एंट्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वैक्स ग्लैंड इसके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है कि इंसेक्ट्स का जो एब्डोमेन है उसमें 10 सेगमेंट्स होता है, तो जो 2nd to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उनमें प्रेजेंट है वैक्स ग्लैंड, जिसके मदद से वर्कर बी वैक्स छोड़ता है। तो वर्कर बी वैक्स छोड़ता है, वर्कर बी ही हनी बनाता है, वर्कर बी ही रॉयल जेली बनाता है। क्वीन ना कुछ बनाएगा ना कुछ सीक्रेट करेगा, ड्रोन ना कुछ बनाएगा ना कुछ सीक्रेट करेगा। पूरा का पूरा हाइव का मेंटेनेंस, हाइव का कंस्ट्रक्शन, हनी का प्रोडक्शन, रॉयल जेली का प्रोडक्शन, बी वैक्स का प्रोडक्शन, सारा का सारा काम ये करेगा। उनका काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन करना और जेनरेशंस को आगे बढ़ाना। इसका काम है टू टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग थिंग्स। ठीक है, अभी वर्कर खत्म नहीं हुआ है, वर्कर का और भी कुछ कैरेक्टर्स है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फिर से कुछ पॉइंट्स वर्कर बीज के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि वर्कर बी का जो हैंड लिम्ब में पोलन बास्केट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्बिकुला, अनदर नेम, ड्यू टू हाई लेबर, बिकॉज वर्कर बी बहुत काम करता है ना। द लाइफ टाइम ऑफ अ वर्कर बी इज अबाउट 6 to 8 weeks। 6 to 8 weeks में ये मर जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम हम लोग सबका लिख रहे हैं, इसका भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि एक वर्कर बी कैसे हनी का प्रोडक्शन करता है एंड एक वर्कर बी कैसे रॉयल जेली का प्रोडक्शन करता है। तो ध्यान से, वर्कर सक्स द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्कर का माउथ जो है वो मॉडिफाइड है इनटू अ साइफोन, जिससे वो क्या करता है, सक करके वो नेक्टर खा सकता है। एंड स्टोर्स इट इन इट्स क्रॉप, फ्लावर में जाएगा, बैठेगा, अपना साइफोन फ्लावर के अंदर डालेगा, नेक्टर को सक करेगा, करके उस नेक्टर को वो अपने क्रॉप में स्टोर करेगा। ठीक है, कॉकरोच में मैंने क्रॉप पढ़ाया है, क्रॉप इज अ फूड स्टोरिंग चेम्बर, तो क्रॉप में स्टोर किया जाएगा। जब क्रॉप में स्टोर किया जाएगा, वो नेक्टर मुंह से होके क्रॉप में गया है, मुंह से होके क्रॉप में जब जाएगा, मुंह में सलाइवा आता है, तो वो जो नेक्टर जब क्रॉप में जा रहा होगा तब वो सलाइवा के साथ मिक्स होके क्रॉप में गया होगा। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा acts on the sucrose of the nectar and converts it into glucose and fructose।
ठीक है, सुक्रोज डाइसेक्राइड ब्रेक डाउन करेंगे, 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कन्वर्ट कर देता है, माने एंजाइम्स उस नेक्टर के ऊपर एक्ट करता है और उस नेक्टर को डाइजेस्ट करके उसको कुछ अलग फॉर्म में चेंज कर देता है। द हाइड्रोलाइज नेक्टर, जो नेक्टर का हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया है, इज देन रिजार्जिटेटेड, रिजार्जिटेटेड माने वापस उल्टी के जैसा, बाय देम, दिस इज कॉल्ड हनी। तो हनी इज बेसिकली वर्कर बी का उल्टी जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ बी हाइव, वो उल्टी करके जो बी हाइव का सेल्स है उनमें स्टोर करके रखता है, वैक्स ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड से सील कर देता है, तो हनी उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। वर्कर समझ में आया, हनी कैसे प्रोड्यूस हुआ तो समझ में आया है। नाउ रॉयल जेली कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझते हैं। वर्कर व्हेनेवर, वर्कर को जब भी रॉयल जेली बनाने को होगा, वर्कर क्या करेगा, इट फीड्स ऑन बोथ हनी, जो हनी उसने उल्टी करके बनाया है वो हनी वो खुद खाएगा, एंड पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स जो लाया है कॉर्बिकुला में, पोलन बास्केट में पोलन ग्रेन्स और हनी एक साथ खाएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द सिक्रेशन ऑफ अ हाई विस्कस फ्लूइड फ्रॉम देयर मैक्सिलरी ग्लैंड, उनके माउथ में मैक्सिला है, उस मैक्सिला के आसपास एक ग्लैंड है मैक्सिलरी ग्लैंड, वो मैक्सिलरी ग्लैंड से कुछ हाईली विस्कस फ्लूइड, कुछ एक पसीना के जैसा, कुछ एक सलाइवा के जैसा एक सिक्रेशन बाहर आना शुरू होगा, दैट सिक्रेशन इज रॉयल जेली, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही रॉयल जेली हो या हनी हो, ये बेसिकली वर्कर बी का एक, ये तो कंप्लीटली उल्टी के जैसा है, ये एक ग्लैंड का सिक्रेशन है, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड सीक्रेट स्वेट, वैसे उनका मैक्सिलरी ग्लैंड विल गिव आउट अ सिक्रेशन व्हेनेवर दे फीड ऑन बोथ हनी एंड पोलन ग्रेन्स एंड दैट सिक्रेशन इज कंसीडर्ड एज रॉयल जेली, ओके। तो ये पॉइंट्स लिख लो। सो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया गया है कि वर्कर बी जो है वो हनी प्रोडक्शन कर सकता है फ्रॉम द 5th डे ऑफ इट्स लाइफ, रॉयल जेली का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम 7th डे ऑफ इट्स लाइफ, वैक्स का सिक्रेशन करता है फ्रॉम 12th to 18th डे ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशनल पॉइंट है, याद रखना। कम्युनिकेशन बाय डांस, ठीक है, जब वर्कर बी निकल के खाना खोजने के लिए जाता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन खोजने के लिए जाता है, एंड व्हेनेवर दे फाइंड अ सोर्स, व्हेनेवर दे फाइंड abundance of food, they cannot bring all of this food alone, so they will have to send signal to their hive so that more workers comes out from that hive and they can collect as much as nectar, as much as pollen grain, and they can go back to their hive thereafter, okay। so उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज बताया है कि अर्नेस्ट Spitzner in 1788 explained that honeybees have a definite kind of communication pattern, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया, बोला कि नहीं, हनीबी का तो कुछ पैटर्न होगा, नहीं तो कैसे बाकी हनीबीज सिग्नल, मतलब कैसे बाकी हनीबीज आ जाता है, आके एक साथ फूड कलेक्शन करके लेके जाता है, ढूंढने के लिए कोई 4-5 निकलता है, लेकिन जब फूड सोर्स मिल जाता है तो पूरा का पूरा झुंड उठ के आता है, कलेक्शन करता है, एंड देन दे गो बैक। हाउ इज दिस पॉसिबल? देयर हैज टू बी डेफिनेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन देम। After that, in 1969, Carl von Frisch, नाम याद रख लो, क्वेश्चन आता है, explained the dance of honeybee as its communicational activity for which he received a Nobel Prize. कार्ल वॉन फ्रिश ने बोला कि हाँ ये सही है, जो अर्नेस्ट स्पिट्जनर ने बोला है ये सही बात है, एंड दे हैव सम काइंड ऑफ अ डांसिंग लैंग्वेज, जिसके वजह से वो लोग डांस करता है, उस डांस से कुछ साउंड वेव्स क्रिएट होगा, वो साउंड वेव्स जाके उनके हाइव्स तक पहुंचता है और वो साउंड वेव्स का रिसेप्शन ये हनी बी करता है, करके बाकी वर्कर्स निकल के उस जगह पे चला जाता है, जाके कलेक्शन करके वापस आ जाता है। तो क्या क्या है डांस? एक है राउंड डांस। ये राउंड डांस तब किया जाता है व्हेन द फूड सोर्स इज अबाउट 75 मीटर फ्रॉम द हाइव। नेक्स्ट है टेल वैगिंग डांस। ये तब किया जाता है व्हेन फूड सोर्स इज अबाउट 125 मीटर फ्रॉम द हाइव। ठीक है, सो ये पोर्शन याद करो। अभी बस मैं एक आर्टिफिशियल हाइव का डायग्राम बना दूंगा और आर्टिफिशियल हाइव में कैसे हम लोग हनी बी को पाल सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एपीकल्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेक नोट्स। So this is your last discussion of apiculture. This is the artificial bee hive. अगर हम लोग को एपीकल्चर करना है तो ये वाला हाइव खरीदना पड़ेगा, क्योंकि तुम पेड़ में तो किसी बी को लाके तुम वहाँ पे रखोगे, वो वहाँ पे ही घर बनाएगा, ऐसा तो कोई तुम्हारा बात भी सुनेगा, इसका क्या गारंटी है? ठीक है ना। सो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस तुमको ये खरीदना पड़ेगा। दिस इज द आर्टिफिशियल हाइव। इट इज मेड अप ऑफ कम्प्लीटली वुडन है ये। ठीक है, वुडन बॉक्स 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 अरेंजमेंट से ये बनता है इस तरीके का। ठीक है, अच्छा, जिसमें ऊपर का जो सबसे ऊपर का चेंबर है उसको हम लोग टॉप कवर बुलाते हैं, बीच का इनर कवर, सुपर कवर, ये सब होता है। ब्रूड चेंबर, ब्रूड चेंबर इज दैट चेंबर जहां पे
है ना। ब्रूड चेम्बर इज दैट चेम्बर जहाँ पे क्या होता है, क्वीन लेज फर्टिलाइज एग्स। तो तुमको बस इतना करना है कि ये जो आर्टिफिशियल हाइव है इसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, इसके अंदर में बीज घुसेगा या इसके अंदर से बीज निकलेगा, उसका नीचे एक होल होता है, नीचे एक होल होता है, उसी के थ्रू बीज अंदर जाएगा और बाहर आएगा थ्रू दैट होल। बाकी और हर तरफ से सील है। ये सब जो कवर है, ये सब कवर को तुम एक एक हटा सकते हो, एक एक करके हटा सकते हो। तुमको मन है तुम सुपर निकाल सकते हो, फिर निकाल के, ठीक है ना, उससे हनी निकाल के फिर सुपर को लगा दोगे, फिर इनर कवर निकालोगे, उससे हनी एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको लगा दोगे। तो ऐसे करके ये सिस्टम चल सकता है। ब्रूड चेम्बर को भी निकाल सकते हो लाइक दैट। तो ये आर्टिफिशियल हाइव को स्टार्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज करना पड़ेगा। इसके अंदर में तुमको फ्रेम्स रखना पड़ेगा, ठीक है, जो ये कवर के अंदर और चेम्बर के अंदर रहेगा, आर कोटेड विद वैक्स शीट्स ऑफ हेक्सागोनल इम्प्रिंट। अगर तुमने बी हाइव देखा है, नेचुरल बी हाइव, तो बी हाइव के अंदर का जो चेम्बर्स है वो हेक्सागोनल इम्प्रिंट ऐसा ऐसा टाइप का होता है। बी हाइव वो लोग जो बनाता है ऐसे ऐसे टाइप का होता है। तो इसके अंदर में पूरा वैक्स का कोटिंग देना पड़ेगा और उस वैक्स के कोटिंग में तुमको हेक्सागोनल इम्प्रिंट्स बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम फाउंडेशन। वो हेक्सागोनल इम्प्रिंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके वॉल में, इन चेम्बर्स के वॉल में, उसको हम लोग कॉम फाउंडेशन या हेक्सागोनल इम्प्रिंट्स बुला सकते हैं। प्रोवाइड द फाउंडेशन आर्क फॉर द बीज टू बिल्ड द कॉम्स। इसके अंदर में जब बीज आएगा, उस बी को फील होना चाहिए कि दिस इज अ सुइटेबल हाइव फॉर मी, यहाँ पे मैं अपना कॉलोनी बना सकता हूँ। वो फीलिंग आने के लिए तुमको हेक्सागोनल इम्प्रिंट अंदर रखना पड़ेगा। इट विल बिकम इजी फॉर दिस बीज टू बिल्ड द कॉम, ठीक है। इनसाइड इट वो जो चेम्बर्स बनाएगा, कॉम चेम्बर्स, वैक्स से जो चेम्बर्स बनाएगा, वो बनाने के लिए उसको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये तो अपना घर जैसा लग रहा है, यहाँ पे मैं कॉलोनी बना सकता हूँ। ये एक पहला चीज जो तुमको करना पड़ेगा कि ये जो सारा चेम्बर्स, इन चेम्बर्स के अंदर हेक्सागोनल इम्प्रिंट रखना पड़ेगा। एंड सेकंड काम जो करना पड़ेगा वो ये है कि इस ब्रूड चेम्बर में अ क्वीन हैज टू बी ट्रैप्ड। क्वीन का साइज सबसे बड़ा होता है। इसके नीचे का जो होल होगा वो होल को छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। उस होल को छोटा रखना पड़ेगा जिसके थ्रू क्वीन आना जाना ना कर सके और क्वीन को इस ब्रूड चेम्बर के अंदर डाल के इस ब्रूड चेम्बर को यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। जैसे क्वीन यहाँ पे आ गया, क्वीन के साथ साथ वर्कर, ड्रोन सब आ जाएगा, आके अंदर घुसेगा। फिर वर्कर जो है उसको हेक्सागोनल इम्प्रिंट मिलेगा इन सब में, वहां उसको लगेगा कि ये क्वीन जहाँ पे है वहां पे क्वीन अंडा देगी, तो यहाँ पे मैं जो चेम्बर्स बनाऊंगा उन चेम्बर्स में मैं अंडा डिपॉजिट करवाऊंगा क्वीन से, या करवाऊंगी, वर्कर इज अ फीमेल, करवाऊंगी क्वीन से। एंड ये जो ऊपर का जो चेम्बर्स है, इन ऊपर के चेम्बर्स में हेक्सागोनल इम्प्रिंट में मैं चेम्बर बनाऊंगी और उसमें मैं रॉयल जेली, हनी, ये सब को मैं स्टोर करूंगी, ठीक है। तो ये सब चेम्बर्स में जनरली हनी वगैरह स्टोर होता है, रॉयल जेली स्टोर होता है। और ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर में क्वीन रहती है एंड वो क्वीन इस चेम्बर में एग्स देती है। उन एग्स को खाना खिलाना, उन एग्स का प्रॉपर मैनेजमेंट, क्लीनिंग, ये सब वर्कर भी इस चेम्बर में करता है, ठीक है। बॉटम बोर्ड और स्टैंड का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नीचे से बस एंट्री एग्जिट पॉइंट है। जब मुझे हनी चाहिए होगा मैं सुपर कवर निकाल लूंगा, निकाल के मैं उसको क्या करूंगा, इवापोरेट करूंगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा, हनी निकल के आ जाएगा। आ गया हनी निकल के, फिर मैंने सुपर लगा दिया। दे आर नॉट दैट स्मार्ट कि वो लोग समझ जाएगा कि नहीं मेरा सुपर कवर निकल के मेरा हनी यहाँ से गायब हो गया है। उनको जैसे ही खाली मिलेगा सुपर कवर, फिर से वो लोग फिर से वहां पे क्या करेगा, वहां पे फिर से चेम्बर्स बनाना शुरू करेगा, उसमें फिर से हनी डिपॉजिट करना शुरू करेगा, वो फिर से भर्ती हो जाएगा। मैं इनर कवर निकाल लूंगा, इनर कवर से मैं हनी निकालूंगा, डाल दूंगा, फिर से बना लेगा। लाइक दैट आर्टिफिशियल beehive इज ऑपरेटेड एंड दिस टाइप ऑफ beehive इज इजी टू कैरी। नीचे का जो होल है उसको अगर मैं बंद कर दूं, बंद करके ये पूरा का पूरा चेम्बर ले जाके मैं एक फील्ड में रख दूं, जिस फील्ड में पूरा क्रॉप अभी ग्रो कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है, फ्लावर्स वगैरह आया है क्रॉप का, और करके मैं छोड़ दूं, सारा हनी भी निकल के जाएगा, जाके पोलिनेशन कर देगा, ठीक है। और वो पोलिनेशन कर देगा, पोलन ग्रेन, नेक्टर भी कलेक्ट कर लेगा, तो मेरा हनी बन गया और किसी फार्मर का पोलिनेशन हो गया। मैं फार्मर से उल्टा पैसा लूंगा। इधर तो मेरा हनी तो बनेगा ही, वो अलग बात है, लेकिन फार्मर का जो मैंने पोलिनेशन करवा के दिया उसके वजह से फार्मर मुझे पैसा देगा, तो डबल फायदा। यहाँ पे एपीकल्चर का डिस्कशन खत्म होता है। मेक नेसेसरी नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।